हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लगभग खत्म हो चुका है चैप्टर, कुछ थोड़ी सी बातें वो अपन कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। गमन और संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तैयार हो भाई? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, गमन संचलन के अंदर तो हम अस्थि वाला ही पहले पढ़ेंगे। अरे सुनो भाई, गमन संचलन के अंदर जो हम टॉपिक लेंगे तो उसके अंदर तो रहेगा अस्थि वाला अपना, है ना। तो कंकाल तंत्र से ही शुरुआत करेंगे आज। देखिए, हीमोडायलिसिस पढ़ लिया हमने। नंबर 2 बच्चों, हमने रीनल स्टोन, किडनी पथरी की बात कर ली थी। पथरी का मेन कारण क्या था? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी होती है, टू द पॉइंट। और एक और बीमारी बड़ी फेमस है, गाउट। क्या है? मेरी जॉइंट में, संधियों में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो ये मुड़ नहीं पाती। गठिया नाम सुना? हल्का सा दर्द लगाएगा तो जबरदस्त दर्द होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, तीन गजब की बीमारियां जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जो अब आप शुरू होगा। यहाँ गाउट बहुत अच्छा सवाल है, नीट में आ चुका है। जो जॉइंट होते हैं ना हमारे ये वाले, इन जॉइंट के अंदर या जो घुटनों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर वो दर्द करने लगते हैं, कड़कड़ की आवाज आने लगती है। उसे कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं? और फिर डॉक्टर कहते हैं, वो फिजियोथेरेपी जाते हैं, कैसा सेक सेक करो, गरम गरम आया, थोड़ा ही चाल लिया करो। जो डोकरियां होती हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती है घुटनों की। और डॉक्टर की एक सलाह होती है कि मांस मच्छी मत खाना, क्योंकि मांस मच्छी खाओगे तो उसमें प्यूरिन होगा और प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनाएगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूरिक एसिड किससे बनता है? प्यूरिन से। इसलिए उन लोगों को जो फ्लैश है, नॉन वेज है, खाने का मना किया जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें गठिया हो रखा है, आप ये चीज मत खाएगा, नहीं तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। आ गया? तो इस बीमारी को लेके चलते हैं और फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। नंबर लिखा है कुछ इस बीमारी में? नहीं है तो ऐसे ही लिख लो फिर। गाउट, गठिया, अस्थि संधियों, जॉइंट, अस्थि संधियों, अस्थि संधियों के मध्य यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल का जमाव। चलो भाई, गजब का दर्द होगा। रेड रेड हो जाता है, कभी कभी होता है ना, स्वेलिंग आ जाती है। बहुत गजब। देखो, हड्डी का दर्द, पेशी का दर्द और दांत का दर्द इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से सुनना, अस्थि का दर्द, हड्डियों का दर्द और पेशी का दर्द, और रात में दांत दर्द करे तो तुम जाना है, गोली जो होती है वो भी थोड़ी देर असर करती है। और हड्डी जब नीचे गिरे हो तो देखा होगा, मोच देखा होगा, चणक मारवाड़ी में, गजब दर्द करती साहब, बर्दाश्त नहीं कर। तीन दर्द बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। एक और हम जो वर्ड लिख रहे हैं इसमें, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो चुका है ना, यूरीमिया कर लिया, वो कर लिया, बीमारी तो मेन होगी है, वो कर लेते ना, किडनी फेलियर। फेलियर बेटा, जब किडनी फेलियर की स्थिति आती है ना, तब क्या होगा मुझे बताओ। उस समय हीमोडायलिसिस करते हैं और अंतिम उपाय क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन। हीमोडायलिसिस भी कर लिया बार बार, अब वहां भी मामला बैठ नहीं रहा, तो अंतिम उपाय क्या है? तो किडनी फेलियर की स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, इसके द्वारा यूरेमिया को हम बाहर निकालेंगे। और एनसीईआरटी कहती है अंतिम उपाय, बोलो बेटा, अंतिम उपाय क्या होता है? किडनी प्रत्यारोपण। किडनी प्रत्यारोपण।
अब किडनी प्रत्यारोपण में कौन देगा? रिश्तेदार। सबसे पहले जो है ट्विंस में सबसे ज्यादा मैच करेगा। जो ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा, उसकी किडनी सबसे मस्त मैच करती है। फिर मम्मी पापा या जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, उसके बाद रिश्तेदार को ढूंढा जाता है। तो किडनी प्रत्यारोपण अंतिम उपाय है। इसके अंदर हम बात करते हैं, ट्विंस में सबसे ज्यादा मैच होगा। ट्विंस में सबसे ज्यादा मैच करता है, सबसे ज्यादा मैच। हाँ जी, बिल्कुल भाई। सबसे, अरे यार ये, हाँ? सबसे ज्यादा मैच। उसके बाद नजदीकी संबंधी। और एक सबसे बड़ी समस्या जहां एम्स भी अपना रिसर्च लगातार कर रहा है, जितने भी एम्स 20 एम्स है हिंदुस्तान के अंदर, वो सब लगे हुए हैं। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों के पास आ रही है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या कहते हैं इसे? आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ेंगे, हर साल नीट में सवाल आ रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपने किडनी डोनेट कर दी, परंतु कुछ समय के बाद में हमारी प्रतिरक्षा उसके खिलाफ हमला करने लगती है और उसको नष्ट कर देती है। किडनी प्रत्यारोपण फेल हो जाता है कुछ सालों के बाद। तो ये डॉक्टरों के लिए एक गजब की चुनौती खड़ी हो रही है, जिस पर जबरदस्त काम चल रहा है। स्टेम सेल वगैरह है, या जितना दिल्ली एम्स है उस पर काम कर रहा है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से हम कैसे निपट सकें। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो है हमारे शरीर में CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, और उसको बनाता टी लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? टी लिम्फोसाइट के अंदर टी किलर सेल्स होती है, वो हमला करती है और किडनी को फेल कर देती है। तो बच्चों, एक ही सवाल आता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन प्रत्यारोपण को फेल करने में किस प्रतिरक्षा की भूमिका होगी? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। उसमें किस प्रकार की कोशिकाओं की? टी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट, और उसमें भी कहूं तो टी किलर। तो ये जो चीजें हैं, बहुत ही गजब का सवाल है, मानव स्वास्थ्य और रोग से हर साल आ रहा है। ठीक है, तो यहां भी समस्या है। 1971 के अंदर या लगभग 72 के अंदर आसपास CMC, भारत का एक प्रसिद्ध कह सकता हूँ टॉप 5 में मेडिकल कॉलेज है, आप भी उसको चुनना अगर आप अच्छे रैंक लाते हो तो। CMC वेलोर, चेन्नई, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भारत का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है CMC वेलोर। दो है ब्रांचेस, एक CMC जो है यहाँ पे पंजाब में है, और एक CMC का ब्रांच है मद्रास के अंदर है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज संस्था है वैसे क्रिश्चियन लोगों की, और पुराना है। और भारत में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने वाला CMC वेलोर हॉस्पिटल ही था। ठीक है, 1971-72 के आसपास हुआ था। और वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर मुरे ने सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया था, और 1990 में ही उनको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया था। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी गजब का काम किया था। नोबेल प्राइज लेट मिला, ये बात अजीब लग रही होगी आपको। भारत में 1971 में हो चुका है, और ये उससे पहले 1955 के आसपास पहली दुनिया में ट्रांसप्लांटेशन हो चुका था, और नोबेल प्राइज उसको बाद में दिया गया। नोबेल प्राइज कमेटी हमेशा जो भी काम करता है 10 साल 20 साल बाद में रिजल्ट देखती दुनिया में जबरदस्त आ रहे, तब जाके नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा डेटा है, आंकड़े हैं, जीके के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। और पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एम्स में हुआ था दिल्ली के अंदर, 1994 के अंदर ही हुआ था, 94 के अंदर। ये कुछ जीके भी आप ध्यान रखा करो, क्योंकि आपका फील्ड है, आगे भविष्य में आपको इसी फील्ड में जाना है। फिजियोलॉजी काम की आने वाली, फिजिशियन बनोगे आप, कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, नेफ्रोलॉजिस्ट बनोगे, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट बनोगे, अरे बनोगे कि नहीं बनोगे? ऑन्कोलॉजिस्ट बनोगे, कैंसर रोग विशेषज्ञ। नए नए ब्रांच आएंगे भाई, MBBS सब कुछ नहीं है। अभी नए नए PG के बाद भी कोर्स है, DM MCH, बहुत नए नए कोर्सेज आ गए हैं। MBBS की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। इतने जबरदस्त धड़ाधड़ कॉलेज खुल रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो रही है। पहले कॉलेज कम थे तो वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अब हर जिले में कॉलेज खुल रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जोधपुर में भी तैयार बैठे हैं 2 हॉस्पिटल, इनको मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिटी व्यास ने शुरू कर चुका है, जी शुरू कर चुका है, अपना कॉलेज चला रहा है, तो परमिशन की इंतजार में है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो उनकी साख खराब हो रही है। पर अभी भी एम्स अपना अच्छा है। दिल्ली एम्स सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं, जहाँ बहुत बढ़िया कह सकते हैं। बाकी नए नए एम्स तो अभी अभी आए हैं, जहाँ अभी रिक्रूटमेंट भी चल रहे हैं।
और जो पुराने कॉलेज है भारत के वो सबसे अच्छे माने जाएंगे, जैसे एसएमएस जयपुर, एसपी बीकानेर, या बीएचयू यूपी का है, किंग जॉर्ज यूपी का है, या बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है, टीएमसी वेलोर है बड़ा, या पीजीआई चंडीगढ़ है, ये गजब, या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का है, वीएमसी है, ठीक है ना। ये अपने नामी मेडिकल कॉलेज जाने जाते। जो मेडिकल साइंस की जितनी किताबें चलती हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूट के प्रोफेसरों की चलती है, पूरे हिंदुस्तान में जो बुक्स चलती है, इसलिए इनका दबदबा है अभी भी। तो बात की बात है, चलो कुछ चीज़ें लिख लें इसमें। अच्छा बताओ, किडनी प्रत्यारोपण के अंदर समस्या क्या है बेटा? ग्राफ्ट रिजेक्शन। किडनी प्रत्यारोपण में समस्या बताओ भाई, क्या आसानी से लग जाएगी क्या? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ हमला करेगा, और वो है ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या है? ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है शरीर की प्रतिरक्षा द्वारा, है ना, डोनर की किडनी पर क्या करना? हमला करना। शरीर की प्रतिरक्षा कौन सी बेटा? अब मुझे बता सकता है शरीर की प्रतिरक्षा कौन सी? सेल मेडिटेट। हिंदी में लिखूं? कोशिका मध्यस्थ। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे अंग्रेजी में शॉर्टकट में CMIS, या बच्चों याद रखना टी लिम्फोसाइट। क्या बेटा? ये लगातार हर साल क्वेश्चन आ रहा है। द्वारा डोनर, डोनर समझते हो? दाता किडनी, दाता किडनी पर हमला। हमारा शरीर इस तरह से है कि कोई भी बाहर की चीज उसको फौरन समझेगा और उस पर हमला करेगा। इसलिए किडनी प्रत्यारोपण में एक दवाई दी जाती है, कोई नाम बता दो मजा आ जाएगा, 12वीं में पढ़ा होगा, साइक्लोस्पोरिन। शाबाश। अब है और इसको फेल कर देंगे ना बड़ा, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट समझते हो? इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरक्षा संदमक दवा, साइक्लोस्पोरिन। किडनी प्रत्यारोपण में यूज करते हैं इसको। माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, है ना, साइक्लोस्पोरिन। चलो भाई, बहुत अच्छा चीज है। ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। अभी आपने कहा ना बेटा लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, ये चीज समस्या है, ये है ना, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाले देते हैं, इसलिए अभी भी डॉक्टर ने ये समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। इसलिए स्टेम सेल पे काम चल रहा है कि उसी की बॉडी से कुछ सेल्स बनाकर वो चीज़ें ऑर्गन्स बनाई जाए, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है अभी उस दिशा में। IIT एम्स मिलकर काम करे उस दिशा में, मशीनरी पर बहुत ज़बरदस्त। इसलिए अपना IIT जोधपुर एम्स के साथ मिलकर एक मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहा है बोरानाडा के अंदर, जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऐसे बनेंगे। और गजब का काम चल रहा है, राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा जहाँ एम्स और IIT दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और IIT जोधपुर रोबोटिक्स के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, और एम्स के साथ मिलकर रोबोटिक्स कर रहा है, सर्जरी करने में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाए। कई चीज़ें लेटेस्ट, क्या गजब का काम हो रहा है, गजब की चीज़ें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए यार, थोड़ा नॉलेज आसपास है ना, बढ़ाओ इन चीज़ों का। हाँ जी, क्या क्या कह रही है? पाइलोनेफ्रिटिक का मतलब, पाइलो का मतलब क्या होता है बेटा? पस पड़ जाता है उसके अंदर, है ना, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलें आगे, ठीक ना। आपको शब्द है वो देख लेते हैं। शब्द है जैसे कि ग्लाइको यूरिया, कीटोन यूरिया, एल्बन यूरिया, वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं जो।
हो गया बेटा? हो गया? तो क्वेश्चन आ जाए बेटा, ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसकी भूमिका है? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इसमें कौन सी कोशिकाएं? टी लिम्फोसाइट की भूमिका। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मानता हूं ये। चलिए अगला जो हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। हिंदी में लिखूं? ग्लाइकोसूरिया। कोई बताएगा ग्लाइकोसूरिया का मतलब? कीटोन यूरिया, बता बेटा। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या आ गया बेटा? मूत्र में ग्लूकोज। ग्लाइकोसूरिया मूत्र में ग्लूकोज। जनरली ग्लूकोज नहीं होता, क्यों नहीं होता मुझे बताओ, मैं तो बता चुका हूं। मूत्र में ग्लूकोज क्यों नहीं होता सामान्यता? 100% पुनः अवशोषण, पीसीटी। और हुआ तो मतलब गड़बड़ है, बंदे को डायबिटीज है। कीटोन यूरिया मूत्र में बेटा, कीटोन बॉडीज। क्या होते हैं कीटोन बॉडीज? कीटोन काय या कीटोन बॉडी कोई बताएगा? नहीं पता? चलो, साउंड चल रहे हैं, पास कर रहे हैं। पास कर रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा हूं, क्योंकि शरीर में सबसे पहले किसका अपघटन होता है? फिर नंबर किसका आता है? लिपिड का। फिर नंबर किसका आता है? प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो नंबर किसका आएगा? वसा का। वसा टूटेगी, वसा टूटती है, वसी अमल टूटते हैं, तो मेरे शरीर के अंदर हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन जैसी चीजें बनती है, और ये कीटोन बॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है? और मूत्र के साथ अगर ये बाहर निकल रही है तो इसे कीटो एसिडोसिस कहते हैं। मेरे शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है, अम्लता बढ़ रही है इनकी वजह से, राइट। और ये सिम्टम्स डायबिटीज का होता है। क्या होता है? लॉन्ग फास्टिंग के अंदर भी हो सकता है, और जनरली सिम्टम्स हम डायबिटीज मेलाइटस में लेकर चलते हैं, मधुमेह रोग के अंदर। समझ में आ रहा? मेडिकल साइंस में तो थोड़ा आइडिया दे दूं मैं आपको। कीटोन बॉडी क्या है बच्चों? वसा के अपघटन से बनते हैं। क्या बनते हैं? वसा के अपघटन से। तो वसा के अपघटन से जो निर्मित संरचनाएं बच्चों वो क्या है? कीटोन बॉडी है। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? कुछ नाम लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। एसीटोन, एसीटो एसीटेट और हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तीन चीजें ही होती हैं इसमें। बहुत प्यारा सवाल है। ब्यूटाइरेट, ये चीजें बच्चों। अब ये कहां निकलेगी? मूत्र के साथ। क्या निकलेगी? और उस वजह से जो हम कह सकते हैं शरीर में एसिडोसिस हो जाता है, शरीर में कीटो एसिडोसिस होता है। कीटो एसिडोसिस। कभी ये सवाल आ जाए कीटो एसिडोसिस किसकी बात करते हैं, लक्षण हो सकता है? डायबिटीज का। ये दोनों सिम्टम्स बच्चों याद रखिएगा, ये डायबिटीज का है। क्या है? डायबिटीज मेलाइटस में। मेलाइटस। मधुमेह क्या कहते हैं? मधुमेह के अंदर हम बात करते हैं, ग्लाइकोसूरिया कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा। मूत्र के साथ शक्कर जा रही है। आप देखते हैं जहां कोई यूरिन किया तो मकोड़े ज्यादा घूम रहे हैं, इसका मतलब उसके यूरिन में चांस। ये जस्ट आइडिया लोकल होते हैं ये देखने के, कोई साइंस नहीं लगानी पड़ती है। जहां यूरिन के पास मकोड़े जा रहे हैं इसका मतलब कीड़े मकोड़े, मतलब उसमें कोई शक्कर जा रही होगी। एक इंडिकेशन, हल्का सा इंडिकेशन मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा बच्चों, उनको प्यास ज्यादा लगती है डायबिटीज के लोगों को, क्योंकि है ना, पानी की कमी जा रही है, बाहर जा रहा है। भूख भी ज्यादा लगती है। चोट लग जाती है ना, तो क्लोटिंग के कारक होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसको डायबिटीज होती है, ऑपरेशन हो तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा, पहले डायबिटीज कंट्रोल करो फिर ऑपरेशन होगा। क्योंकि अगर कट लगा तो खून रुकेगा ही नहीं, तो वो बेचारा ऑपरेशन के वैसे ही मर जाएगा ब्लीडिंग से ही। फैक्ट है। उनके कट लगता है तो बैंडेज कितनी बांधो, खून का रिसाव लगातार चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं बच्चों।
तो ये गजब का सिम्टम्स है डायबिटीज में। जैसे डायबिटीज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि खरोच वगैरह चीजों से बचे। कोई कट लग गया भयंकर तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज एक मीठी बीमारी है। रेटिनोपैथी, आंखों पर असर होगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, कैटरेक्ट। नेफ्रोपैथी, किडनी फेल हो जाएगी। न्यूरोपैथी, तंत्रिका विकार, पैरालिसिस हो सकता है। लकवा मारने का चांस डायबिटीज में रहता है। ठीक है। दूसरा बच्चों हम बात करते हैं किडनी, हार्ट पर असर होता है, हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, कई तरह के लक्षण डायबिटीज शरीर में पैदा करता है। इन सब के बारे में हार्मोन वाले में पढ़ेंगे तो बेटर है। मैंने एक जस्ट जानकारी दे दी है। आ गया डायबिटीज के बारे में। अब एक और चीज है, चाय ज्यादा पीऊंगा तो भी मुझे बाथरूम ज्यादा लगेगा, डायूरेसिस ज्यादा होगा, वो भी एक डायबिटीज जैसा है। उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? ये एडीएच के कारण है। अगर इंसुलिन की कमी से है तो डायबिटीज मेलाइटस है, और अगर एडीएच की वजह से तो इंसिपिडस। आप देखो, चाय 5 कप चाय पी लो, बार बार पेशाब लगेगी आपको, घबराने की बात नहीं। वो जो यूरिन बाहर निकल रहा है वो एकदम व्हाइट होगा। डायबिटीज के अंदर गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें शक्कर है। यूरिन में क्या है? शक्कर है। और जो चाय कॉफी पी रहे हो आप, वो एकदम व्हाइट यूरिन निकल रहा है, उसमें शक्कर तनु है। वो क्या है? तनु है। समझ में आ रही? घबराने की बात। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसमें भी बार बार पेशाब लगता है उनको। क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहता है 2 जातरी है, इन्हें कचौरी खिलाओ, मिर्ची बड़ा लेन जाओ कर। मारवाड़ी में क्या कर रहा है? जनरली उसके पेट में बच्चा है तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। तो उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, और ऐसा माना जाता है कि वो एक तरह से डायबिटीज़ का केस है। इसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है मेडिकल साइंस में। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। यानी प्रेगनेंसी के समय ही ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा, जब डिलीवरी हो जाएगी वो वापस नॉर्मल। तो कितनी तरह की डायबिटीज हो गई? 3 तरह की हो गई। समझ में आया ना? लिखिए, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में बताओ किसकी कमी से बेटा? एडीएच की कमी से। और ये मधुमेह का किसका? ये तो पता है ना आपको, इंसुलिन की कमी। बस जस्ट आइडिया आपके दिमाग में रहे, बाकी सिम्टम्स हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे। एडीएच की कमी, कोई दिक्कत बेटा? एडीएच की कमी होगी तो उसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। यहां भी पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया समझते हो? मूत्रण बढ़ जाता है। पॉलीयूरिया का मतलब अधिक मूत्रण, अधिक डायूरेसिस, पेशाब बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए ट्रेवलिंग में लोग बचते हैं चाय पीने से ज्यादा। गाड़ी वाला रुकेगा थोड़ी, तो अच्छे होते रोक लेते, नहीं तो हाँ। गाँव वाला डोपा है इनका ही गाड़ी रोका बैठ पाए होते हैं। वो तो कहीं रोक लेंगे गाड़ी चाय आई पीने के लिए। नहीं नहीं, यही जोधपुर के हैं। मारवाड़ी लोग तो, मारवाड़ी तो आएगी ना हमें, यहीं के तो वही है। लोकल लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी डॉक्टर होता है ना, तो लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ के पेशेंट को ज़्यादा ट्रीट करता है। एम्स है ना, जोधपुर एम्स में काफ़ी ज़्यादा केरला के हैं, और वो इतनी अच्छी सीख चुके हैं हिंदी, तो क्योंकि उनको पता है जिस एरिया में रहते हैं तो वो लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे। भाषा एक आड़े आ जाती है आपकी। भले आप अच्छे कितने डॉक्टर, आप बातचीत ही नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ कैसे पाओगे? डॉक्टर देखे ना, कभी चेक करा मारवाड़ी में बात करता है वो, भले वो इतना है, उसको पता है क्या है। और गाँव वाला भी मजा आ जाओ, अगर यार डॉक्टर चौको है, समझियो हैंग। ये थोड़ा सा लोकल टच होना जरूरी होता है। जहाँ जैसी जरूरत है लैंग्वेज का ऐसा इस्तेमाल कीजिए। चलें बेटा, खत्म करते हैं इस चीज को। और मेनली टॉपिक सारा हो चुका है अपन को। अब एक जस्ट आइडिया है कि यूरिया चक्कर कहाँ चलता है? यकृत में चलता है। तो उसे एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा किस में होगी? वक्र शिरा के अंदर कि यकृत शिरा के अंदर? क्योंकि कौन बनाता है? यकृत बनाता है। सबसे कम मात्रा वक्रक शिरा में, क्योंकि किडनी यूरिया को बाहर नीड का। बहुत प्यारा सवाल, लिख लें। अच्छा हो तो
क्या बेटा, यकृत में। क्या है, यकृत में चलता है। अमोनिया है ना बेटा, CO2 है और ATP है। ये तीनों चीजें मिलकर बेटा जो बनाते हैं कार्बामोइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट। ये सब आउट ऑफ है, नहीं है, लिख देना बेटा। जो चीजें एक्स्ट्रा मैं लास्ट में लिखवा रहा हूं। अब स्टार्टिंग मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिख पाई थी। जनरली जो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है वो पीछे पीछे थोड़ी हल्की फुल्की चलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी फॉलो करना आपको। कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है और यही कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ बेटा, ऑर्निथीन। हिंदी में लिखना, ऑर्निथीन। अब देखिए ऑर्निथीन और ये कार्बामोइल फॉस्फेट दोनों क्या बनाएंगे बच्चों, दोनों मिलकर ये सिट्रोलिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन बनाते हैं। सिट्रोलिन आगे चलकर आर्जिनो सक्सीनेट बनाता है। आर्जिनो सक्सीनेट, सक्सीनेट। यहां एस्पार्टिक एसिड जुड़ता है, एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल क्या बेटा, अमीनो अम्ल है ना, ओके। यही आर्जिनो सक्सीनेट आगे चलकर आर्जिनिन बनाता है। क्या बनाता है, आर्जिनिन बनाता है। यहां फ्यूमेरेट बाहर निकलता है, फ्यूमेरेट। ये आर्जिनिन ही आगे चलकर बच्चों ऑर्निथिन में बदल जाता है और साइड में यूरिया निकालता है। इस तरह से यूरिया बना। और यहाँ एक गजब का एंजाइम काम करता है, आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम बेटा, और ये आर्जिनेज एंजाइम केवल यकृत में पाया जाता है। इसी कारण किडनी तो यूरिया को बाहर निकालेगी पर यूरिया बनेगा कहाँ, लीवर। यही कारण है क्यों किडनी में यूरिया नहीं बनता है, क्योंकि उसको बनाने वाला एंजाइम कहाँ है, लीवर में रहता है। आ गया, यूरिया बनाने वाला एंजाइम कहाँ होता है, लीवर में। यही कारण है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में, किडनी में नहीं होता है। किडनी तक भेजा जाएगा। तो देखिए यूरिया के निर्माण में NH3CO2 और ATP की भूमिका, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला भी क्या होता है, NH2CO। इसका मतलब CO2 और अमोनिया दोनों की भूमिका होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर दिमाग में केमिस्ट्री का है, NH2CO NH2 यूरिया है, इसका मतलब ये दो चीज तो होंगे ही होंगे। और ऊर्जा चाहिएगी। पहले कार्बामोइल बनेगा, ये इसके साथ जाएगा, सिट्रोलिन बनेगा, आर्जिनो सक्सीनेट बनेगा, आर्जिनिन बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा और यूरिया बनेगी इस तरह। ठीक है बच्चों, हाँ जी। फ्यूमेरेट क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को शॉर्टकट में फ्यूमेरेट बोलते हैं। आर्जिनो सक्सीनेट मतलब आर्जिनो सक्सीनिक अम्ल। हाँ ये बाहर निकल रहा है ना, ये देखो यहाँ तो दे रहे हैं, ये बाहर निकल रहा है तीर के हिसाब से। हो गया, क्वेश्चन लिख लेते हैं बस, बंद करते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ मैंने देख लिया ना, ज्यादा हो जाएगा, इसे बहुत सी होती है। हो गया, कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, आ चुका है। उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं और नया फिर चैप्टर शुरू करते हैं ना, प्रैक्टिस जरूरी है भाई। और उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहूंगा तो पुराने आ रहे, ताकि है ना, एक साथ क्वेश्चन सारा करवा भी नहीं सकते अपन, आपको हम देख चुके हैं, ज्यादा इतना झेल नहीं पाते हैं। तो ये हाँ ना तो बोलो, सुझाव दिया करो कि सर ऐसा होना चाहिए जैसे हम और बढ़िया कर सकते हैं। आप दोगे तो हम करेंगे ना। हर क्या क्या, हर संडे जाओ, मैं तो अभी भर दोगे तो बेटे। हो गया, अब बताओ सर्वाधिक यूरिया, सर्वाधिक यूरिया किसमें मिलेगा, सबसे कम यूरिया किसमें मिलेगा।
कौन बताएगा सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा किसमें होगी? है बेटा? ये सीरा बतानी है, सीरा में मिलेगा। कौन सी सीरा में सर्वाधिक? पक्का? क्योंकि ये यकृत बनाता है। हिपेटिक वैन, वेरी गुड। सबसे कम सीरा, रीनल वैन, बहुत बढ़िया। पता चला क्योंकि किडनी हटाती है ना इसलिए सबसे कम है, और लीवर बनाता है तो इसलिए सबसे ज्यादा है। क्या क्वेश्चन है? ये क्रिएटिन फॉस्फेट से बनता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है और पेशियों के अंदर बनता है। कहां बनता है? और इसे मूत्र से बाहर निकालना जरूरी होता है। आया? तो क्रिएटिनिन जो होता है पेशियों के अंदर बनेगा बेटा। कहां बनेगा? पेशियों में निर्मित, और इसके बाद में इसे रक्त द्वारा बाहर निकाला जाएगा। पेशियों से कहां जाएगा? ये रक्त में, और रक्त से हम बात करते हैं इसको क्या किया जाएगा बेटा? उत्सर्जित करना जरूरी होता है, फिर उसका उत्सर्जन किया जाएगा, किडनी द्वारा उत्सर्जन। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है क्रिएटिनिन। शायद इसी चैप्टर में थोड़ा आइडिया दे दूंगा मैं। क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो पेशियों को एनर्जी देता है। जब वो टूटता है तो क्रिएटिनिन बनता है। क्रिएटिन फॉस्फेट तो काम का है, क्रिएटिनिन वेस्ट होता है। तो कई बार इंफेक्शन होते हैं लीवर के अंदर, किडनी में, सब जगह बनता है। और एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, और यही यही है वो। आया? जो आपको इंडिकेशन देता है कि आपका लीवर सही चल रहा है, किडनी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जस्ट आइडिया देता है। हाँ? इसका रेंज तो यार इसमें आइडिया देखना पड़ेगा, सबका जगह अलग अलग रहती है ना? कम रहना चाहिए बहुत इसका, तो एक वो तो पैरामीटर निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर जाना चाहिए, अंदर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो पेशियों का डैमेज ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा बन रहा था। हो गया भाई? अरे बोलो। एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यून्यूरिया। हिमेचूरिया का मतलब बेटा क्या होगा? मूत्र में क्या आएगा? आरबीसी निकलेगा। मूत्र में रक्त आएगा ना, मूत्र में रक्त आता तो हिमेचूरिया कहलाता है। वैसे हमने कहा कि क्षमता नहीं है आरबीसी, याद है? प्रोटीन भी नहीं छनता है। अगर आपके ग्लोमेरुलाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ गई है, छिद्र बड़े हो जाएंगे, स्लीट्स, तो उस समय प्रोटीन भी छनेगा और रक्त के अंदर आरबीसी भी चला जाएगा, तो हिमेचूरिया की स्थिति पैदा हो जाएगी, आरबीसी निकलेगा, ब्लड निकलने लग जाएगा यूरिन में। चलिए इसी के साथ चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। रेगिस्तान जीवों के अंदर किसकी लंबाई ज्यादा होगी? हैंले लोब, क्योंकि जल का संग्रहण कौन करता है? हैंले लोब करता है। सही है? तैयार हो भाई? चलो। आ,
बेटा हाथ खड़ा करना है। कौन सा प्राणी नाइट्रोजन अपशिष्ट को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में, या मैं कह सकता हूं पेस्ट का मतलब यूरिक एसिड, क्या बेटा यूरिक एसिड के तौर पर उत्सर्जन करेगा। अब देखो, अब क्या पेपर सेटर ने कमाल किया है, वर्ड तो उठाया इस चैप्टर का और ऑप्शन लग रहा है एनिमल। ये कमाल देख लो भाई साहब ऐसे करते हैं लोग। ऑर्निथोरिंकस, कौन होता है ऑर्निथोरिंकस? प्लेटिपस। सैलेमेंड्रा, उभयचर। हिपोकैम्पस और पेवो, पेवो किसे कहते हैं? मोर मतलब पक्षी। RBI रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, क्या? और एस स्नेल। याद आ रहा है? 4 रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और स्नेल। यूरिक, चलो हाथ खड़ा करना बेटा, सब बोलो गलत होगा और कुछ नहीं है, टेंशन नहीं करने का है, अपना लगाओ। गलत होगा तो गलत होगा, और क्या यार, अभी अभी पढ़ा है यार, क्या है? टेंशन नहीं लेने का है। बोलो बेटा बोलो, गलत बोलो, अपने हिसाब से कुछ भी बोलो। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, आज ही पढ़ाया हुआ है। अग्नाशय की अल्फा, रोस्ट्रल एडिनो हाइपोफाइसिस, अस्थि मज्जा या वक्र की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं। जी कॉम्प्लेक्स, आज ही लिखाया था। चौथा ऑप्शन, क्या बात है। अब आप देखो इस तरह की जो चीजें हैं, ओ ओ चयन करो। ये तो स्टार्टिंग वाला सवाल आ रहा है अपने का। लेबियो रोहिता स्वजल की मछली है। सेलेमेंड्रा उभयचर है। सेलेमेंड्रा क्या बेटा, थोड़ी हेल्प कर सकता हूं मैं आपके, उभयचर है। मोर, मोर पता, मक्खी पता आपको। उत्सर्जी को उत्सर्जी उत्पाद, देखो 3 वाला कॉलम बना दिया उन्होंने। बताओ मेरी मदद करो। लेबियो रोहिता है मतलब वो क्या है होगा इसमें, क्या क्या काम करेगी? नेफ्रिडियल नलिका क्या करना, क्या देखो इसमें सही मेल करना, देखो गलत नहीं, सही मिलाना है। क्या मछलियों में नेफ्रिडियल नलिकाएं काम करती है क्या? लॉ। उभयचर में किडनी काम करेगी, यूरिया होगा क्या? चलो अभी कह रहा हूं लेके चलते हैं। मोर में किडनी, उत्सर्जन तो सही है, उत्सर्जी पदार्थ क्या यूरिया होगा क्या? क्या होता मोर में? तो ये मामला गड़बड़। घरेलू मक्खी में रीनल नलिकाएं, यूरिक अम्ल। मक्खी है, मक्खी में कौन होती है? मेल पीगियन नलिकाएं, क्या होगी? कीटे, कीटों में मेल पीगियन नलिकाएं। क्या सही हुआ? अब वो एनिमल किंगडम जोड़ रहे हैं इनके साथ, क्या जोड़ रहे हैं? शब्दों का ये खेल खेलते हैं। आ रहा है? ओ भारी सवाल है, अब तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हो जाएगा। उल्टा सोचना है। निम्न में से कौन मूत्रवर्धी को रोकने में सहायता करेगा? एल्डोस्टेरोन के कारण वक्र नलिका में सोडियम और जल का पुनः अवशोषण होगा। उल्टा सोचो ना, आप देखो, एल्डोस्टेरोन के कारण वक्र नलिका में सोडियम और जल का क्या होगा? पुनः अवशोषण। जब पुनः अवशोषण होगा तो बीपी बढ़ाएगा घटाएगा? पक्का? तो ये क्या कर रहा है बीपी को? अच्छा। एट्रियल नाइट्रेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होगा, ये प्रसारण होगा? ये बात तो गलत लिखी है। तो अगर एट्रियल नाइट्रेटिक की बात करते हैं संकीर्णन होगा, तो ये क्या करेगा? मान के चलो उल्टा सोचो, अगर ये संकीर्णन करेगा तो क्या करेगा? बीपी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। गड़बड़ बात है तो। जेजी कोशिका और रेनिन का स्रावण कम होना क्या करेगा? अगर रेनिन का स्रावण कम होगा तो बीपी को क्या करेगा? कम करेगा। एडीएच के अल्प स्रावण से अधिक जल का पुनः अवशोषण, एडीएच के अल्प स्रावण से अधिक जल का पुनः अवशोषण, क्या ये? एडीएच अगर कम होगा तो मूत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल का पुनः अवशोषण बढ़ेगा क्या? अगर यहां पे हमें पता है कि इसका अल्प स्रावण होगा तो अधिक जल का पुनः अवशोषण होगा कि नहीं होगा? एडीएच ज्यादा था जब कर रहा था, ये चीज भी क्या हो गई? तो अब मुझे बताओ ना, मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता कौन करेगा? सोच के बताओ। ये अधिक जल का पुनः अवशोषण करेगा कि नहीं करेगा? गलत हो गया। यदि कोशिका तो का स्रावण कम होगा तो बीपी, या ये वाहिकाओं संकीर्णन होगा तो बीपी क्या करेगा? ये देखो सब उल्टा सोचना है।
ये उल्टे सोचने हैं। अल्प विसरण से जल का अधिक पुनः अवशोषण होगा क्या? गलत है ना ये तो। और यहां मुझे बताओ संकीर्णों का बीपी क्या हो जाएगा? बीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीपी। अब ऐसा बताओ कि जो मूत्रवर्ती को रोकने में सहायता करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? रेनिन। मूत्रवर्ती को रोकने का मतलब समझे आप लोग? मूत्रवर्ती को क्या करना है? रोकना है। यानी मूत्रवर्ती को रोकने का है मतलब क्या हो गया? यहां से जो मूत्र जो बाहर निकला, मूत्रवर्ती को रोकना है तो शरीर में क्या बनाना है? क्या करना है शरीर के अंदर? दैहिक द्रव क्या होगा? ज्यादा करना है। मूत्रवर्ती को रोकने का मतलब क्या हुआ? शरीर में क्या होगा? दैहिक द्रव क्या होगा? दैहिक द्रव ज्यादा बढ़ाना है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन काम करेगा? एल्डोस्टेरोन करेगा? क्या करेगा? क्योंकि ये मामले उल्टे दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखा है? एएनएफ क्या संकीर्णन करेगा क्या? कि प्रसारण का काम करेगा? ये चीज क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। और यहां हम बात करते हैं श्रवण कम होगा बीपी, और ये मामला भी उल्टा, तो काम कौन करेगा? ये आ रहा समझ में? उल्टा है। और गजब का कॉन्सेप्ट दिया है, ये शब्द समझ में नहीं आता बच्चे को। हमको ये चेक करने पड़ेंगे, क्रॉस चेक सब चीजें, तब जाके कौन बीपी को हम बात करते हैं। देखो बढ़ाएगा, बड़ी संकीर्ण नहीं करता, क्या करता है? क्योंकि एएनएफ का मेन काम क्या है? क्या करना है? इसलिए क्या आंसर रहेगा? चलिए नेक्स्ट बताओ इसमें। पोडोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और कैलकुलाई। पोडोसाइट पता है किसमें होंगे? इंग्लिश शब्द दिया देखो। फिल्ट्रेशन पक्का। चौथा प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें मिलेगा? एम्फिऑक्सस, वेरी गुड। नेफ्रिडिया साइनिडा सेकेंड। कैलकुलाई की मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट के कौन सा होगा? तो ये इस तरह के क्वेश्चन डिजाइनिंग ध्यान रखना। चलो एक और अच्छा सवाल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किसे कहेंगे? पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। आपको बताना है, उनके कार्यों के साथ मिलान करना है। पीसीटी का काम बताओ। केवल पानी का पुनः अवशोषण, सोडियम आयनों और जल का पुनः विकल्पी और जैविक पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण। देखो आयन दे रखा, पानी दे रखा, पोषक तत्व देखो, कौन करेगा? कौन नहीं करेगा? पीसीटी। हेनले लूप का मेन काम क्या है? केवल पानी के लिए काउंटर करंट, याद है? चलो डीसीटी लिख पाया था? चलो अब मुझे बताओ फर्स्ट, फोर्थ, सोडियम आयनों जल का विकल्पी, क्या किया इसमें अपने? अच्छा एक ऑप्शन तो अपने लिए ही नहीं है ना। बताओ हेनले लूप का क्या हो जाएगा? सेकेंड। यहाँ क्या लिख दिया? वापस बताओ मेरे को, सब पहले वाला पढ़ा ही नहीं है, अलग कलर आ गया क्या? चश्मे वालों की दिक्कत ही है तो। लाओ हेनले लूप का अवरोही अंग, ये देखिए अवरोही अंग का, हेनले लूप का ये कौन है? अवरोही है, किसके लिए? चलो बताओ यहाँ सेकेंड। बताओ पीसीटी फोर्थ आ जाएगा। हेनले लूप का आरोही बस, सोडियम आ गया। चलो ये वाला कह रहा देखो, पढ़ चुके है ना? ये वही है ना। और ये बताओ डीसीटी का थर्ड। अब बताओ पक्का? तो ये ध्यान रखना, कलर चेंज था इसका, है ना? प्यारे सवाल आते हैं इसके। यार ये कुछ आइडिया वाला लग रहा है ना। आज की कक्षा अच्छी पढ़ी है तो दे सकते हो जवाब, दिमाग लगाना। हीमोडायलिसिस रक्त अपवन के दौरान कृत्रिम वक्र के उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या होगा? नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे क्या?
क्या अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन अपशिष्ट इकट्ठा हो जाएंगे क्या? गलत है। पहला तो गया, पहला गया, पहला गया। ऐसे तरीका होता, देखो मान के चलो आपने नहीं पढ़ाई है, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, थोड़ा दिमाग लगाना, जब भी ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाए आपको क्या आता है ये पता था, गया ऑप्शन पे चेक करते हैं, ये तरीका होता है। ये नहीं हो सकता, ये 2 बज गए। आ जाओ। अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता, नहीं पता, आता ही नहीं है, मान के चलो नहीं पता, मैं आपके लेवल पे बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, ठीक है, स्पष्टीकरण तो हम करेंगे, नहीं पता है, चलो। ये तरीका होता है नीट में पेपर करने का। जठर आंतरिक पथ से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आएगी, सही है, क्योंकि किडनी नहीं है तो अवशोषण नहीं होगा, सही बात है। आरबीसी का उत्पादन में कमी आ जाएगी, इरिथ्रोपोइटिन है, सही है, तो थर्ड और फोर्थ सही हो सकता है, थर्ड और फोर्थ सही हो सकता है, का मतलब ये सही, ये होता है पेपर करने का तरीका बताया। अब आ जाओ, अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं करेगा? अगर हम बात करते हैं यहां से जो जाएंगे तो सेलोफेन से वो निकल जाएंगे, हो जाएगा, ये बात क्या है, गलत हो जाता है। तो यहां जो हम बात करते हैं बेटा थर्ड और फोर्थ, बहुत गजब का क्वेश्चन मानते हैं। सांद्रित मूत्र के निर्माण में कौन सा कारक उत्तरदायी है? सांद्रित मूत्र बनाना है, कोई अपना वाला कॉन्सेप्ट लगा के चेक कर लो। एंटीडायरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर, गुच्छी निस्यंदन के दौरान द्रव स्थितिक दाब, उल्टा सोचो, गुच्छी निस्यंदन के दौरान द्रव स्थितिक दाब जीएचपी बढ़ेगा, अगर जीएचपी बढ़ेगा तो बीपी क्या होगी, बढ़ेगी, चलो आपने कहा बढ़ेगी। एंटीडायरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर है, कम स्तर है, तो बताओ एडीएच कम है तो क्या होगा, शरीर में एडीएच कम है तो मूत्रण क्या होगा, तो बताओ इसमें क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? भाई एडीएच ज्यादा हो तो बीपी बढ़ाता है और कम हो तो बीपी, चलो। वक्रों के आंतरिक मध्यांश इंटरस्टिशियल की तरफ अति ऑस्मोलिटी बनाए रखना, ऊपर क्या लिखा, सांद्रित मूत्र बनाना, में क्या बनाना है, सांद्रित मूत्र बनाना है। अगर हमने कहा था कि सोडियम जितना ज्यादा होगा पानी को उतना ही वो खींचेगा, मूत्र कैसा होगा, आया समझ में? जक्स्टा कॉम्प्लेक्स द्वारा इथ्रोपोइटिन का स्रावण होगा, तो ये क्या करेगा, इथ्रोपोइटिन आरबीसी से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहां हम बात कर रहे हैं मूत्र को क्या बनाना है, सांद्रित बनाना। उस कंडीशन में मुझे बताओ कौन सा बेटर आंसर है, थर्ड वाला, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, काउंटर करंट पढ़ा, बाहर क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, उस वजह से पानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा और मूत्र कैसा बनेगा, सांद्रित। तो सांद्रित मूत्र का ये क्वेश्चन काउंटर करंट से पूछा गया था, जिसका मेन काम यही था, मध्यांश के तरल के अंदर सोडियम क्लोराइड को बढ़ाओ, यूरिया को बढ़ाओ, जल का ज्यादा से ज्यादा पुनः अवशोषण करवाओ। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है सांद्रित मूत्र के लिए काम करेगा। चलो ये बताओ, ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैलकुलाई और कुछ वक्रशोथ नेफ्राइटिस है, ये ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, बताओ क्या होगा बेटा? ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या है मूत्र में, चलो। गाउट का मतलब यूरिक अम्ल, वेरी गुड। वक्रीय पथरी रीनल क्रिस्टल सोथ गुदा में प्रदा, पढ़ा था आपने, तो क्या होगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और शाबाश, छोटे बहुत है ना, छोटे बहुत बढ़ा दे यार, नीचे बिगड़ जाएगा। अति सूक्ष्म निस्यंदन, मूत्र का सांद्रता, मूत्र का अभिगमन, मूत्र का संग्रहण, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, इससे टफ बनेंगे, ये सोचना पड़ेगा। सही विकल्प का चयन करना है, बताओ भाई। अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब छोटे छोटे हॉल है, किस में मिलेंगे, एनेलू मूत्रवाहिनी, मूत्रा से मेल पी के समीपस, लो चौथा। मूत्र का सांद्रता के लिए
पक्का। चलो, मूत्र का अभिगमन, मूत्रवाहिनी, मूत्र का संग्रहण। अब बताओ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन। जो चीजें पढ़ी वही है, और उनको देखिए इस तरह से अरेंज करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। चीजें वही है, सीधा सटाक नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। चलो, कौन सा कथन उचित है? एनले पास, एनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। एनले पास की आरोही भुजा जल के लिए लिख देना है पे भी। बोलो, ये अवरोही आरोही ये किसके लिए थी? ये किसके लिए है? अब मुझे देख के बता दो भाई। एनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। सही है, सही है। एनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। एनले पास की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। क्या है? एनले पास की अवरोही भुजा जो है वैद्युत अपघटन के पारगम्य है। मतलब वो उसी पे आया हुआ सवाल देखो, आ रहा है। ये घुमा भाषा है। आपका कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए? ये किसके लिए और ये किसके लिए? बस ये कॉन्सेप्ट की एक ही लाइन आपको दिमाग में रहनी चाहिए। नहीं आया कोई दिक्कत? आपकी हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी में गलत छपा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। अवरोही आरोही वाला हो, नोट्स अच्छी तरह से ध्यान रखने का। रक्त दाब आयतन में कमी के कारण किसका सेवन नहीं होगा? रेनिन, एएनएफ, एल्डोस्टेरोन, एडीएच। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। रेनिन क्या करता है? बीपी को, जब भी समझ में आए तो उल्टा दिमाग रखना। एल्डोस्टेरोन बीपी को, पक्का। एडीएच बीपी को, एएनएफ बीपी को। तो बताओ क्या नहीं होगा? पक्का। मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, उसी का घुमाव ऐसा है। कौन बीपी बढ़ाता, कौन बीपी? एएनएफ दुश्मन था सबका। नहीं आया? नेफ्रॉन का वो भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है, सक्रिय रूप से। गाना याद आ रहा है? गाना कैसा होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कौन से भाग? याद आ रहा है? क्योंकि पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया आया। बताओ, पीसीटी। सोडियम का डीसीटी में भी होगा क्या? होगा। पर कौन करवाएगा? हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। याद आ रहा है? कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया वहन करती है? सबसे ज्यादा यकृत, पक्का। और सबसे कम? अभी बढ़ा है ना तो। अरे यार, चलो। मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है, क्योंकि बताओ। हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निश्चल से स्रावित हो जाते हैं। पक्का। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन जो है सक्रिय रूप से निश्चल से क्या हो जाते हैं? हमें यही पढ़ा, H+ जाएंगे तो मूत्र कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? पीएच कैसी होगी? क्या होगी? अम्लीय हो जाएगी। पक्का। परिनलिकाकार केशिकाओं में सोडियम ट्रांसपोर्ट प्रत्येक सोडियम आयन का विनिमय हाइड्रोजन आयन से कर देता है। बड़ा सोडियम और इसके लिए नहीं होता, जब विनिमय कर लेगा तो बैलेंस हो जाएगा। मेन काम क्या होता है यहाँ पे देख, हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निश्चल से स्थापित हो जाते हैं। एक्टिवली वो जाएंगे तब वो बनाएंगे, क्योंकि पीसीटी के अंदर भी, पीसीटी में सोडियम और जल का विकल्प ही था। हर जगह प्रत्येक में नहीं हो सकता, हर जगह ये सिस्टम नहीं चलता, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि पीसीटी के अंदर हमने बात की थी, यहाँ सोडियम और जल का होगा ही होगा। डीसीटी में भी था और सीटी में भी H+ गया था। इस वजह से ये मूत्र कैसा हुआ? अम्लीय हुआ। समझ में आई? हर जगह सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए आंसर क्या रहेगा? कुछ। ठीक है, अरे कोई दिक्कत भाई? चलो अगला बताओ।
तिलचट्टे की शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हीमोलिप में प्रधान रूप से इस रूप में डाल देती है। बताओ, दिमाग बताओ, तिलचट्टा किस में आएगा? थोड़ा हेल्प कर लेता हूं मैं आपके। लो अब बताओ, तिलचट्टा मतलब कीट। कीट में कौन होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को आयन रूप में या लवण रूप में बनाना तो क्या कहलाएगा? यूरेट। क्या बनेगा? अब बताओ, यूरिया होगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, पोटेशियम, सॉल्ट है। यूरिक एसिड का सॉल्ट यूरेट। नहीं आया? कीट में यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स यूरिक एसिड, बर्ड्स यूरिक एसिड। पीसीटी को काट कर निकाल देने पर क्या होगा? पीसीटी एनएलयू को हटा दे तो क्या होगा? जल का पुनः अवशोषण होगा क्या? तो फिर क्या होगा? पक्का? कुछ चीजें जो देखो, अब एक चीज नोट किया, आपको जो आता है ना, पढ़ा हुआ है, आप कड़क करके उत्तर दे देते हो। कुछ क्वेश्चन घुमाओ कर आएगा ना, सोचने लग जाओगे आप। यही होता है, इसलिए कहते हैं बायो के अंदर पढ़ना लिमिटेड एनसीईआरटी है, पर प्रैक्टिस फुल करनी है। जो ऐसे घूम घूम के क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी वाले होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करो। जो भाषा में घूमे हुए और एनसीईआरटी बेस है, वो आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। पढ़नी एनसीईआरटी है, करने क्वेश्चन भी एनसीईआरटी वाले हैं, पर उनका जो पैटर्न जितना अलग अलग करोगे ना, तब जाके वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा निखर कर आएगा। ये चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना। आउट ऑफ भी नहीं पढ़ना है, पर जो क्वेश्चन है जब वो अलग अंदाज में आता है, जब आपको सोचना पड़ता है यार इसका ये कैसे होगा, नहीं आया समझ में, उस कंडीशन में वो चुनना जो आपको बेहतरीन पता है। जैसे चौथा ऑप्शन इसने पूछा सोडियम हाइड्रोजन के साथ भी करता, कुछ बच्चे अटक जाएंगे, ये करूं कि वो करूं। पर आपको मैंने क्या कहा था, H+ कहाँ जाएगा, वो चीजें सोचनी पड़ेगी। मेरी बात आ रही है? 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन गजब के बनाए जाएंगे जो बहुत क्लोज होंगे। क्या होंगे? और आपका उस समय विवेक काम करना पड़ेगा। ये नीट की हकीकत बता रहा हूँ। कई सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत क्लोज ऑप्शन वाले होते हैं, जहां बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है? और उसका निखार तभी आएगा जब इस तरह की अपन प्रैक्टिस को और बढ़ाएंगे, अलग अलग ढंग से आएंगे क्वेश्चन, तब पता अच्छा ये इसका उत्तर है, तब जाके आएगा। नहीं है ना? चलो, कौन सा बड़ी मात्रा में तनुमूत्र बनने का समर्थन नहीं करता? अब यार ये फिर घूम के आ गया। तनुमूत्र बनने का समर्थन नहीं करता, सोच के बताओ, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। कैफीन क्या करेगा मुझे बताओ? कैफीन, कैफीन कॉफी है, कॉफी है तो एडीएच क्या करेगा? एडीएच क्या करेगा? कैफीन है, चाय कॉफी के अंदर जो हम बात करते हैं, ये ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, क्या है? इनको डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये सब डायूरेटिक्स होते हैं। और ये सब डायूरेटिक्स होते हैं ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एडीएच को कम कर देते हैं। क्या करते हैं एडीएच को? और एडीएच जब कम होता है तो मुझे बताओ मूत्रण क्या होगा? मूत्रण क्या होगा? ज्यादा होगा। एडीएच कम होगा तो मूत्रण क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में? इसका मतलब बीपी क्या क्या करेंगे? एडीएच ज्यादा होगा तो बीपी, देखो एडीएच कम होगा तो ये शरीर से पानी को बाहर निकाल रहा है, तो बीपी क्या हो जाएगी? कम। एडीएच ज्यादा होगा तो वो शरीर में पानी को रखेगा, तो बीपी, हमने ही पढ़ा एडीएच बीपी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? शरीर द्वारा, मूत्र द्वारा पानी को बाहर कम निकालेगा, शरीर में रखेगा। अब ये एडीएच कम होगा, मूत्र ज्यादा, तो बीपी को क्या असर होगा बताओ? बीपी को क्या कर रहा है? तो अब ये चाय कॉफी बीपी को क्या करेगी? कम करेगी बढ़ाएगी? बताओ, आप मुझे बताओ, एडीएच कम तो बीपी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? रेनिन बीपी को क्या करता है? अच्छा ये बताओ बीपी को क्या करता है? अल्कोहल बीपी को क्या करेगा? अल्कोहल, डायरेटिक्स, एडीएच कम, बीपी। अब बताओ आंसर। बहुत गजब का दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। नहीं आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अल्कोहल और कैफीन क्या है? ये एडीएच को क्या करते हैं? एडीएच कम होते ही मूत्रण क्या होगा? शरीर में द्रव कम, तो बीपी आया। अब बताओ कौन है जो बीपी बढ़ा रहा है? आया कि नहीं आया? आया?
नहीं आया ना? आया? पक्का? नहीं आया, वापस देखो। चाय कॉफी के अंदर कैफीन होता है। कैफीन, एक ध्यान रखना है, कोल्ड ड्रिंक पे ऊपर लिखा होता है, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन लिखा आता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक ढंग से पियो और देखा ऊपर कैफीन लिखा होता है, ठीक है? तो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे चाय हो, कॉफी, ये सभी डायूरेटिक्स कहलाते हैं। डायूरेटिक्स वो पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर एडीएच के श्रावण को घटा देते हैं। एडीएच के श्रावण को, जब एडीएच जो होता है बच्चों कम होता है तो उस समय मूत्रण बढ़ जाता है। एडीएच जो होता है वो क्या करता है, मूत्रण को बढ़ा देगा। समझ में आया? कम होगा तो मूत्रण क्या होगा, ज्यादा होगा। और मूत्रण ज्यादा होगा तो शरीर से मेरे क्या निकल रहा है, पानी बाहर जा रहा है। तो शरीर में पानी की क्या हो गई, दैहिक द्रव, रक्त, तुलनात्मक रूप से तो बीपी। तो वास्तव में एडीएच ज्यादा होगा तो बीपी, एडीएच द्रव को अंदर रखता है, यूं सोचो। एडीएच हार्मोन शरीर में दैहिक द्रव बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, और एडीएच कम होगा तो बीपी को घटाएगा। आया? और ये सारी चीजें एडीएच को क्या कर रही है, घटाती है, और बीपी को भी घटाती। नहीं आया? आ गया? चलो, मैं कह रहा हूं 2-3 बार करने पड़े मेरा। देखो सिंपल सी बात है, इन कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट का समझना, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। फिजिक्स में यही होता है, फिजिक्स ऐसे सीखी जाती है। आपको वो एकदम टीचर्स बताएगा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन से आएगा। आप उस पर 10 सवाल करो, फिर आपका खुद का कॉन्सेप्ट बनेगा। और तेरे ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, ये लगता है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन सिखाएगा आपको। अब देखो चीजें तो हमने वही पढ़ी जो थी, अब सवाल के अंदाज में घूम घूम के आ रही है। ये जो है प्रैक्टिस, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझा अंत्यवाहिका है। याद आ रहा है? अरे मूत्राशय वाला याद आ रहा है क्या, जो हम बात करते हैं? क्या है ये, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में कौन जाएगा, शुक्राणु। मूत्र मार्ग में कौन जाएगा, मूत्र। मानव जनन, बताओ, नहीं आया? मूत्र वाहिनी में केवल मूत्र होगा, शुक्रवाक में केवल, शुक्रवाहिका में केवल, तो मूत्र मार्ग में शुक्राणु भी होंगे और मूत्र। पर दोनों का श्रवण एक साथ कभी, जब मूत्र का होता तो वीर्य का नहीं होता, वीर्य का होता तो मूत्र का। पीएच में फर्क है, मूत्र की पीएच अम्लीय और वीर्य की, इसलिए कहते हैं कि दोनों साथ होंगे तो शुक्राणु के मरने के चांस बढ़ जाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट होता है। किसके द्वारा डीसीटी में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है? डीसीटी में सोडियम का पुनः अवशोषण कौन बढ़ाएगा, लिखवा चुका हूं, एल्डो जल और सोडियम का। और जल के लिए आए तो एडीएच, एडीएच जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, बीपी को। अब कुछ आ रहा है समझ में धीरे धीरे? एडीएच जल का अवशोषण बढ़ाएगा तो बीपी को। और यहां डीसीटी पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? अब देखो ये भी दे रखा है एंटी डायरेटिक हार्मोन के स्तर के बढ़ने से। पर आप ध्यान रखना, यहाँ पे डीसीटी दे रखा है, क्या दे रखा है, और यहाँ पे स्पेसिफाई क्या क्या है, ये ध्यान रखना बच्चों। नो डाउट डीसीटी पर एडीएच भी काम, और सोडियम के लिए काम कौन करेगा, क्योंकि सोडियम क्या खींचता है। नहीं आया? आया? कई बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, सर ने तो ये भी लिखा हुआ था, पर बेटा क्या पूछा है, सोडियम पूछा। और अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, टीसीटी पर सोडियम और जल का पुनः अवशोषण होता है, इनमें से हार्मोन का जोड़ा छांटिए, एल्डोस्टेरोन और एडीएच दोनों पढ़ाएंगे। दिख रहा है या? ये मैंने एक बार हाईलाइट किया था ना, ऐसा क्वेश्चन 13 में आ चुका, नीट 13 में। ये क्या मुझे बताओ पहले तो, एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या होता है, कौन सा, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉरलिन, उन्हें कैटाकोलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं?
और ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? चलो बी बताओ क्या लग रहा है मुझे, बी वाला बताओ। यहाँ तक है, पेल्विस है, क्या है ये देखो ऐसे, सी वाला ये वाला और ये डी वाला है। नीचे देखते हैं, बी दे रखा है पेल्विस, सही है। नाभिका हाइलम के भीतर की तरफ स्थित चौड़ा भाग है, सही है। कीपकार अवकाश से हेनले पास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। क्या पेल्विस से हेनले सीधा जुड़ा होगा क्या? हेनले लो नहीं है ना। चलो सी मेडुला, वक्र का भीतरी जिसमें संपूर्ण नेफ्रॉन स्थित होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? वलकुट में भी होते हैं। और मजा नहीं आया भाई। कॉर्टेक्स, वक्र का बाहरी भाग जिसमें नेफ्रॉन का कोई हिस्सा नहीं होता है। अरे तेरी के, ये तरीका होता है, पेपर सेटर यूं क्वेश्चन बना देते हैं। अब ये कई लाइन नहीं लिखी हुई इस चैप्टर के अंदर। ये लाइन किसकी है? हार्मोन वाले। अब क्या मिक्सिंग करते हैं, मिक्स करते हैं क्वेश्चन को। आया? किडनी के अग्र सिर पे स्थित कैटेकोलामाइन का श्रवण जो ग्लाइकोजन के अपघटन को क्या करता है? तोड़ता है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। हो गया? ओके, कुछ आइडिया हुआ? मान के चलो इसमें से 50% का हो, क्योंकि अभी करंट पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं होगा चैप्टर, ये मान के चलिए। अब आप वापस पढ़ोगे, मैं फिर और क्वेश्चन लाऊंगा। नहीं आ रहा है? फिर और जवाब देना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा। नीट प्रैक्टिस का खेल है। आप सोचो कि मैं नोट्स पढ़ के नीट क्लियर कर दूं, गलत फहमी होगी। प्रैक्टिस अगर ज्यादा की और नोट्स नहीं पढ़े तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ये फैक्ट है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बच्चा ज्यादा करता है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेगा, वो ज्यादा सीखेगा। और वो ये इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, हजारों, तो नया कोई वहां आएगा ही नहीं। आप देखोगे वही आया जो मैं पहले कर चुका हूं, वो गलत नहीं होगा। और आपने पढ़ ली एनसीईआरटी तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने सारा पढ़ लिया, मुझे सब आता है। ये गलत फहमी होगी, क्योंकि वहां थोड़ा हटकर घूम के क्वेश्चन आया तो आपको लगेगा यार इसमें मैं क्या करूं। मेरी बात आ रही है? तो ज्यादा क्या जरूरी है? प्रैक्टिस जरूरी है। आ रहा है? चलो बच्चों, अब आ जाओ बेटा, लगाओ हेडिंग इसके अंदर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। रोज के ऐसे आना चाहिए, 10-10 क्वेश्चन का ऐसा ना ट्रिप होता सही रहता है ना। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लान करते सही रहेगा। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत रहेगी भाई साहब। हिंदी में बताओ बेटा। गमन व संचलन, इसकी चैप्टर के दो हिस्से हैं। कितने बेटा? दो हिस्से, कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र है। इसका मतलब दो क्वेश्चन से तो कम हो ही नहीं सकते, आएंगे ही आएंगे। कभी कभी 3 आ जाते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन व संचलन। गमन व गति भी हम कह सकते हैं एक तरह से। अब मुझे देखोगे आप एक बार, अब देखना मैं यहां से वहां जा रहा हूं। क्या मैंने क्या किया? गमन किया और क्या किया? मूवमेंट भी किया। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाना गमन कहलाता है, लोको। और ये जो मेरे हाथ चल रहे हैं वो मूवमेंट है। क्या है? आया? अब मैं यहां खड़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? गमन नहीं है? गमन चीज समझ में आई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? लोकोमोशन। और अपनी जगह पर हम बात करते हैं, कोई कर्वेचर, वक्रण, अपनी स्थिति में, मुद्रा में बदलाव आता है, उसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट कहा जाता है। तो क्या गमन में मूवमेंट हो सकता है?
मूवमेंट में गमन हो सकता है क्या? लाइन पकड़ ली? तो गमन में गति मूवमेंट हो सकता है, पर मूवमेंट में गमन आया। एक गजब की चीज सीख ली आप लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर। और उसके बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे दो भाग, कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र की बात करेंगे, हड्डियों के बारे में और फिर पेशियां, संरचना, उनकी क्रियाविधि। हर बार मैं यही कहता हूं, कोई भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, उसमें कितनी चीजें हैं? तीन, संरचना, कार्यविधि, विकार, फिक्स है। ठीक है, और उसमें विकार मुझे सबसे नीट में वही आता है, यहाँ भी वही आएंगे, यही आएंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टीटेनी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मैच द, ये फिक्स है बच्चों। विकार पहले पढ़ना है आपको, मैं हर बार जो काम की चीज पहले ही बता देता हूँ, हर चैप्टर की कुछ खास बात। पेशियों के अंदर पेशियां कैसे संकुचन करती है, उसका गति व मूवमेंट कब, जो हम बात करते हैं संकुचन होगा कब, शिथिल, हर साल फिक्स सवाल है। और अस्थियों में जॉइंट सबसे फेवरेट है, यहाँ पे क्या है? जॉइंट। फिक्स सवाल बता देता हूं मैं आपको कि यही बनने वाले हैं। अस्थियों में क्या ज्यादा अच्छा है? जॉइंट। पेशियों में संकुचन और शीतलन, और लास्ट में विकार। ये तीन सवाल ब्लॉकबस्टर है इस चैप्टर के। आया? कम से कम ये हाईलाइट जरूर कर लेना। तो चलो पहले इस चीज को समझ लेते हैं अपन। क्या है ये? गमन है कि गति भाई? अरे बोलो। गमन, लोको मोशन। और अपनी जगह पर भाई साहब ये सर्कस दिखाए और ऐसे मुड़ जाए। क्या है ये? बोलो, क्या है ये? सूर्य नमस्कार। अरे वाह, अरे ये मूवमेंट कहलाता, क्या कहलाता है? तो अब एक नई चीज यही सीखी आपने, अपनी स्थिति पर मुद्रा में बदलाव क्या कहलाएगा? मूवमेंट। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन। कि गमन में मूवमेंट हो सकता है, पर मूवमेंट में गमन। लिख लें लाइन, लिखो। चित्र कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो समझ में आ गया ना? लिखिए। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लोकल लैंग्वेज में लिखा था आपको समझ में आए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन, क्या है? गमन। और दूसरा बेटा है ना, उसी स्थान, उसी स्थान, उसी स्थान पर अपनी स्थिति या मुद्रा में परिवर्तन। नेक्स्ट लाइन, उसी स्थान पर क्या होगा बेटा? स्थिति व मुद्रा में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संचलन या मूवमेंट। इंग्लिश में भी याद रखना बेटा, अंग्रेजी शब्द ज्यादा है, गति आता है, कहीं संचलन लिख लेते हैं। अपनी स्थिति पर या उसी स्थिति पर मुद्रा या स्थिति में परिवर्तन। उसी स्थान पर स्थिति व मुद्रा में क्या होता है बेटा? परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट। अब वो लाइन बताओ मुझे, मूवमेंट में गमन होता है कि गमन में मूवमेंट हो सकता है? प्रत्येक गमन में हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, पर मूवमेंट में गमन। लिख दीजिए, गमन में संचलन हो सकता है, संचलन में गमन नहीं होता। गमन में संचलन हो सकता है, होगा ही होगा। गमन में संचलन होता है, होगा ही होगा यार, चलेगा, आदमी ऐसे सीधा सीधा हो ही नहीं सकता। गमन में संचलन होता है पर संचलन में गमन नहीं होता। आ गया? चीज समझ में आ गई ना? वही मैं एक जगह खड़ा हूं, मैं झुक रहा हूं, तो ये क्या है? मूवमेंट है, पर गमन नहीं हुआ। और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हूं
आप देख सकते दोनों चीजें संभव है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो बेसिक चीज हुई, और उसके बाद जो हम चैप्टर को वापस अपने दिशा में लेकर चलते हैं, कंकाल तंत्र जो मेन है हमें वही पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों। एक जो मेरे अक्ष में दिख रहा है, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल, वेरी गुड, अक्षीय, एक्सियल। दूसरा है बच्चों अपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा टेक्निकल अंग्रेजी शब्द दिख रहा है ना, थोड़ा सा हड्डियों में है ना, इंग्लिश वर्ड याद रखने पड़े, हिंदी में नहीं आ रहा ना। कंदुका है ना, खलिका, कंदुकेन खलिका, बॉल एंड सॉकेट याद रखना है, कंदुकेन खलिका याद नहीं रखना पड़ेगा। अनुबंधी आता है ना, राजस्थान सरकार की बसें अनुबंध, अरे गवर्नमेंट की बसें पे लिखा नहीं आता है, राजस्थान परिवहन वाली। अब अपने आप को देखना इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। देखो सबका ध्यान इधर, आप मुझे जवाब देना, लिख लो। अक्षय का मतलब मेरे अक्ष के अंदर, मैं जैसे खड़ा हूं मेरे लंबवत अक्ष में जो जो अस्थियां आ रही है वो क्या कहलाएगी, अक्षीय। और अब ऐसे पोजीशन ले लो, इस अक्ष के पार्श्व भागों में जो चीजें आएगी, अग्र, बाहु, पश्च और मेखला, क्या आया, अंश मेखला, शोणी मेखला, अग्र बाहु खत्म, ये अनुबंधी। और ये जो चीज दिख रही है ये अक्षीय। चलो अक्षीय में मुझे बताओ, पहला खोपड़ी, स्कल, 29 अस्थियां, कितनी आएंगी, आया। चलो उसमें भी अपन बात करते हैं, आ जाओ, आशीर्वाद देता हूँ, रोज प्रणाम करते हो, आप भी करते हो, यहाँ खड़े हो गए यार तो छा जाएगा यार। तो अब देखो मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, लंबी हाइट ज्यादा तेरी, छोटों को बुला सही रहता। अब देखो मेरा हाथ में आशीर्वाद दे रहा हूं ना, ये मेरी, देखो इसके अंदर बेटा ध्यान से रखना, ये मेरा फ्रंट वाला है, हाथ का फ्रंट है, मेरा उंगली का फ्रंट है ना, तो ये नीचे गया फ्रंटल, क्या हो गया। अब ये देखिए मेरी पाम हथेली किसके ऊपर है, यहां, तो ये पैराइटल, क्या हो गया। ये मेरा थंब है, टेम्पोरल, क्या है। और ये मेरा अदर पार्ट ऑक्सीपिटल। अब बैठ जाइए, अब ऐसे ही बताऊंगा अपना। माथे वाला फ्रंटल, कितना है माथा, एक अस्थि फ्रंटल। ठीक इसके विपरीत ऑक्सीपिटल, यहां पीछे नहीं, ये कहते नाना पाटिल पीछे, ये यहाँ नहीं मारने का है, थोड़ा दिमाग होता है, अनुमस्तिष्क। ये देखिए पैराइटल, क्या बेटा, कितने हैं, दो। ये टेम्पोरल कान के पास, कितने हैं, दो, पैराइटल दो, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। ये मेरे, ये आई और नोज के पास इथमॉइड, क्या है। और एक अंदर होती तितली जैसी स्फीनॉइड, क्या है। यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज की लगभग 5 साल पहले एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ अस्थियां बताई गई, बहुत प्यारी अस्थि लगती है, एकदम बटरफ्लाई जैसी दिखती। मैं कभी लाऊंगा पिक्चर, आज तो क्या अपने डबल था, मुझे भी नहीं पता था क्लास का, बाकी मैं डायग्राम जरूर लाता। तो बटरफ्लाई जैसी दिखती है, और उसको कहते हैं स्फीनॉइड, क्या कहते हैं। और स्फीनॉइड के अंदर गड्ढा होता है, इसे कहते हैं सेला टर्शिका, क्या कहते हैं। उसमें पीयूष ग्रंथि रहती है, कौन रहती है। तो फिर से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक अंदर वाली 8। मोटी मोटी बात है कि ये कपाल अस्थियां कितनी, 8। चेहरे के अंदर 14 अस्थियां होती है, कितनी है, नाम लिख दूंगा, चले आगे। 14 और 8 22, कितनी होगी। कहते हैं कि इंसान यूं दुखी रहता है, 3 मिस इधर होती है, 3 मिस इधर होती है। मेलियस, इंकस, स्टेपिस, कर्ण अस्थियां, 3 इधर, टोटल मिस कितनी इंसान के पास, 6। तो बताओ 22 और 6 28। जीभ के नीचे हायोड, टोटल 29। ये 29 इस हिस्से में आ गई। चले आगे, ये देखिए अगर हम बात करते हैं उरोस्थि, क्या है, 1 है, कितनी है, 1 है, आ गया।
उसके बाद हम चलते हैं सीधा पसलियों की तरफ। कितनी होती है? 24, 12 जोड़ी, 1 से 7 वास्तविक, 8वीं 9वीं 10वीं आभासी, 11वीं 12वीं यही आती। किसको कवर करेगी 11वीं 12वीं? किडनी को। एक बच्चा हर बार मेरे पास आ रहा, आपने पृष्ठ लिखा दिया, नोट्स में अदर लिखा है। बेटा मैंने लिखा है शरीर के पृष्ठ भाग से चिपकी होती है, किडनी का तो अदर भाग है। किडनी एक्चुअली में इस मोबाइल की तरह मान के चलिए, इस मोबाइल को किडनी मान के चलते हैं, तो ये जो अदर भाग है वो मेरे इस पृष्ठ भाग से जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये किडनी है, ये से मान लो किडनी पीछे रही, ये अदर भाग और ये क्या है? तो ये किडनी का अदर भाग मेरे से चिपकता है यहां से पीछे वाली सतह से। शरीर के पृष्ठ भाग से किडनी का अदर भाग अटैच होता है। आ रहा समझ में? किडनी आगे नहीं होती है, कहां है? और किससे ढकी होगी? 11वीं और 12वीं से ढकी होगी। अब दूसरी बच्चों में बात करते हैं, 12 जोड़ी हो गई। अब ये कौन है? कशेरुक दंड। कितने हैं कशेरुक दंड? कितने? 33। 33 किस में होंगे? भ्रूण अवस्था में। हमारे अंदर कितने होंगे? 26। कितने होंगे? ग्रीवा कशेरुका, वक्ष कशेरुका, कटी कशेरुका, त्रिक और अनुत्रिक, सैक्रम और कॉकिक्स। नाम लिखेंगे एक एक करके, ठीक है? ये सारी चीजें बच्चों क्या है? अक्षीय है। क्या है? उसके बाद हम ये बात करेंगे अगर बाहु, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, अंगुलास्थिया। इजी है। अंश मेखला, ये वो ब्यूटी बॉर्न, सुंदरता है ना गले की, इसी से होती है। ब्यूटी बॉर्न, क्लेविकल, कितनी है? 1 के 2, और ये केपुला क्या है? आ गया बस। फिर यहां हम बात करेंगे शोणी, कितनी अस्थियों से? 2 से बनता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। अभी फिलहाल याद रखना इतना। चलो फीमर, फीमर के नीचे टीबिया और फिर नीचे टार्सल, 7 होती है। फिर ये वाली पटेल। तो ये बस अकाउंट का खेल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी है ना? बस ये चीजें लिखनी है और जॉइंट पढ़ने हैं इसके अंदर अपन को। तो लिखिए चलो इसमें। अरे यार कुछ तो लिखे, खाली रह जाएगा मेरा। एक दो नाम लिख लें। प्यारे बच्चे हो मेरे, प्यारे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। पढ़ तो लिया सारा, अब तो कुछ लिखना है और समझ। एक नाम नाम लिख ले बेटा, और प्यारे बच्चे आ जाओ। अक्षय, नाम नाम लिखो, कुछ नहीं। बताओ अक्षय में कपाल आ गया। खोपड़ी कितना बेटा? 29। कितनी है? 29। उरोस्ती, कैमरे बहुत शार्प है बेटा, ध्यान रखना। मेरा ठीक है कि मैं बहुत इतना बच्चों के साथ, समझ रहे हो ना? हाँ, फ्रेंडली रहता हूँ, बाकी स्ट्रिक्टनेस तो बहुत तगड़ी है। तो मैं चाहता हूँ सही रहे, क्लास का माहौल खराब ना हो, हंसी खुशी के अंदर अच्छा पढ़ते रहो, आराम से निकल जाओ। कितना है बेटा उर्वशी? 1 है। और आज तक का रिकॉर्ड है, सिलेबस समय पर ही खत्म हुआ मेरा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है? कभी एक्स्ट्रा क्लास संडे को बुलाई नहीं है मैंने, क्योंकि मैं अपनी चीज़ को हिसाब से मैनेज करके चलता हूँ। मुझे कितना क्या करवाना, किस स्पीड से खींचना है, विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हो, समय पे सिलेबस हो, वापस वो रिवाइज कर सकें। ये हमेशा पूछ लेना किसी बच्चों से सिलेबस का, अगर किसी का मेरा पेंडिंग रहा हो तो, ठीक है? वो चीज़ें समय पे अपन आएंगे, अगर बढ़िया रहेंगे, माहौल अच्छा रखेंगे तो बढ़िया कर पाएंगे। और जनरली ये जितनी बार वापस रिवाइज करोगे तब चीज़ें समझ में आएगी बेटा। आप फरवरी तक पढ़ते रहो और आप रिवीजन का समय नहीं, आप तो क्या करोगे? चलो बताओ, आप हेल्प करो। अपाल हो गया, उरोस्ती का गया, पसलियां, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। कितनी होती है बेटा? अभी तो हम बेसिक लिख रहे हैं यार, यही तो आता सिंपल मैथ्स द कॉलम में यार। 24। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम। कशेरुक दंड में कितनी होगी बेटा? 26। चलो गिनो, आप टोटल करो। अक्षय के अंदर कितनी होगी बेटा? 30। 30 और ये बताओ कितना हो गया रे? 80। पक्का? अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर 80 अस्थियां होती है, क्या बात सही है?
इसलिए मैंने लाइन लिखवाई है, बस ये लाइनें आती है और क्या है। कौन कौन सी ये दिख रहा है। अब ये तो बहुत आसान है। बाहु, कौन आएंगे, बाहु। अब बाहु में भी दो, अगर बाहु और बस फॉरलिम्स और हिंडलिम्स। और यहाँ मेखला, मेखला भी दो, अंश और श्रोणी, खत्म। अगर बाहु और पश बाहु में अगर हम बात करें, अगर बाहु में भी 60 अस्थियां होगी, दोनों हाथ है ना, हाथ दो है ना, और यहाँ भी 60। और मेखला में अंश में कितनी बेटा, यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिख दूं मैं अभी, आगे तो पढ़ने वाले, और 2 यहाँ पे। तो मेखला में टोटल कितनी, 6। बाहु कितने, 120। अनुबंधी बताओ, 100। बड़ा अच्छा सवाल है। अब मैं इसको भाषा में पिरो सकता हूँ, भाषा में पिरो सकता हूँ। अनुबंधी के अंदर 80 अस्थियां होती है, अक्षीय में 126, गलत है। बाहु के अंदर टोटल 120 अस्थियां पाई जाती है ना। प्रत्येक प्रत्येक हाथ के अंदर 60 अस्थियां होती है। कहां सही है, प्रत्येक के अंदर कितनी होगी, 30। दूसरे हाथ में कितनी होगी, ये तो गड़बड़ी करोगे तुम्हारा। मेखलाओं में टोटल 6 होती है, अंश में 4 और श्रोणी में 2। हर का अकाउंट लिख दिया, एक एक पढ़ेंगे अपन पूरा आराम से इसको। शुरुआत कर ली है हमने, हो गया। लेट जाना है क्या कहीं पे, गाड़ी चली जाएगी। हो गया बेटा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।